Hello friends, myself Nilesh Kodekar and my channel name is Make Difference with Nilesh. And the last lecture we have seen 9th standard science chapter 1 laws of motion. In this lecture we will see the second part of the laws of motion. In this lecture we will see the Newton's law of motion. ओके थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था. ठीक है दोस्तों. पहले हमने देखा था कि मोशन क्या है. मोशन इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट और मोशन जो है ये जो अपना सराउंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड कर रिलेटिव रहता है. बिकॉज व्हेन कैन वी से द ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है. अदरवाइज हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है, वो रुका हुआ है. ठीक है. फिर हमने देखा था डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अगर ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल कर रहा है तो उसने जो एक्चुअल पाथ लिया होगा ना ऑब्जेक्ट ने, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट. जो दो पॉइंट है, शुरुआती का बिंदु और जो अंतिम बिंदु है, उन दोनों में जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ठीक है. तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट. आफ्टर दैट वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ स्पीड. स्पीड इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड एंड स्पीड इट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस. ओके. And after that we have seen velocity. Velocity is equal to displacement upon time. Velocity it is dependent on displacement. After that what we have seen, जो स्पीड जो है, स्पीड और अगर डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है. वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाती है? अगर हम स्पीड कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. अगर हम एक स्पीड से जा रहे हैं और डायरेक्शन अगर हमने चेंज कर दी तो क्या होगा? हमारा वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा. ओके. और अगर स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड भी हमने ज़्यादा कर दिया और हमने डायरेक्शन भी चेंज कर दी तो भी वेलोसिटी में फ़र्क आएगा. ठीक है. तो वेलोसिटी जो है, स्पीड और डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है. इसके बाद हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है. हर इक्वल टाइम इंटरवल में, यहाँ पे देखिए, हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है. तो जब भी ऐसी केस हो, ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. अभी यहाँ पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, हर आधे घंटे में अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. उसके बाद देखा था हमने एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? जो हमारा वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन. बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है अपना कितना स्पीड बढ़ा रही है पर यूनिट टाइम, तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन. यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ओके. और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. फाइनल वेलोसिटी इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर्मूला. ओके. उसके बाद हमने देखा था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन. व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? इफ वी आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन. एंड व्हाट इज निगेटिव एक्सेलरेशन? अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं, इफ यू आर रिड्यूसिंग द वेलोसिटी, देन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज निगेटिव. एंड व्हाट इज जीरो एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी सेम रह रही है, तो हम उसे कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है. एक्सेलरेट नहीं हो रही है बॉडी, ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, सेम वेलोसिटी पे चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन. तो वो है यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आता है. उसके बाद हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो अनइवन लाइन आती है, नॉन स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन नहीं आती कभी भी. ये जो पॉइंट कहीं पे भी आ सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. उसके बाद हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ देखा था. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हॉरिजॉन्टल ग्राफ आया था, हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी. वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, इसके लिए यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वेलोसिटी के बार पे। उसके बाद हमने देखा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने देखा था वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है ना वो आता है स्ट्रेट लाइन। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन न्यूटन्स 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. What are they? First we have seen v is equal to u plus at. This equation is showing relationship between velocity and time. After that we have seen the second equation, s is equal to ut plus half at square. उसका जो ये रिलेशन जो है बता रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का जो रिलेशनशिप है वो बता रहा है हमें. और थर्ड इक्वेशन जो था वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अभी यहाँ पे जो रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन बता रहा है. ओके, तो ये 3 हमने न्यूटन्स के इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखे थे. अभी उसके बाद हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ में अगर मूवमेंट कर रहा है अपनी, जैसे कि हमने वॉच का एग्जांपल लिया था, उसमें अगर वॉच का जो हैंड है, मिनट हैंड या फिर सेकंड हैंड या फिर क्लॉक आवर हैंड जो रहता है वो एक यूनिफॉर्म मोशन से मूवमेंट करता है. तो वो जो उसके जो एंड वाला जो पॉइंट है या फिर हैंड का जो किसी भी पॉइंट में आप देखोगे तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रही है ना हैंड क्लॉक का जो हैंड है उसमें क्या हो रहा है, वो हर टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. जब वो सर्कल पे मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब रहता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है अलग आती है. और ये इसमें हमने ये भी देखा था कि जब वेलोसिटी अलग आती है तो ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ इन एक्सेलरेशन. ओके, तो आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम आज देखेंगे. ओके, तो न्यूटन ने जो है 3 लॉज बनाए मोशन के लिए. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे हम कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे हम कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोमेंटम, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो जो है 2 फोर्सेस का हमको रिलेशन बताएगा. ओके, तो हम ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो उसके ये जो लॉ है बेसिकली इसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, तो अभी हम देखेंगे. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेबल दिया है और इस टेबल पे पेंसिल रखी है और बुक रखा है. तो हर एक चीज़ जो होती है ना दुनिया में, कोई भी चीज़ अगर आप ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ले लो, फिजिकल जो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग इट्स ओन मास. ओके, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा भी कुछ मास है. अगर आप यहाँ पे पेंसिल यहाँ पे देखेंगे, इस पेंसिल का कुछ मास है. बुक जो है यहाँ पे रखा हुआ, इस बुक का भी एक मास है. टेबल जो है, टेबल का भी अपना एक मास है. ओके, तो हर एक चीज़ को अपना एक खुद का मास है. तो यहाँ पे इन्होंने देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे पूछे. तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो है ना डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अभी ये पेंसिल अगर मुझे मूव करनी है तो यहाँ पे ये पेंसिल रेस्ट में है, बुक भी रेस्ट में है. अगर इनको मुझे अगर मूव कराना है तो मैं कैसे मूव करूँगा, ये पेंसिल अगर मूव करनी है मुझे तो अपने आप तो नहीं मूव होगी वहाँ से. तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर ये बुक यहाँ से मुझे उठाना है तो मुझे उसको कोई एक फोर्स लगाना पड़ेगा बुक को उठाने के लिए, और वो फिर मैं दूसरी जगह पे जाके रख सकता हूँ. जैसे कि यहाँ पे मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, वो कोई एक फोर्स या फिर उसको उठा के मैंने रख दिया. पेंसिल को भी अगर मुझे यहाँ से उठाना है तो मैं क्या करूँगा, पेंसिल को भी मैं उठाऊँगा, उसको एक फोर्स लगाऊँगा और उठा के दूसरी जगह पे यहाँ पे रख दूँगा. अगर मुझे यहाँ पे पेंसिल यहाँ से मूव करनी है तो मैं उसको एक डायरेक्शन से यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इस डायरेक्शन पे, इस पे अगर मुझे पेंसिल यहाँ से यहाँ मूव करानी है, अगर इस डायरेक्शन में अगर मुझे मूव करानी है तो मैं क्या करूँगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा तो वो पेंसिल जो है दूसरे डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगी. तो पेंसिल को मैंने अगर यहाँ से इस साइड फोर्स लगाया तो पेंसिल क्या करेगी, मूव होके, पेंसिल जो है मूव होके यहाँ पे आ जाएगी. ओके, तो पेंसिल को अगर मुझे मूव करना है तो मैं उसके जिस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है तो उस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा और पेंसिल का मूवमेंट मुझे नज़र आएगा. अगर मुझे बुक को भी मूव कराना है वैसे ही मैं बुक को फोर्स लगाऊंगा और वो बुक भी मूवमेंट होगी.
ओके। अगर मेरे हाथ में कोई बॉल है, अगर बॉल को मैं कैसे, बॉल को अगर मुझे मूवमेंट देना है तो उसको मैं मुझे क्या करना होगा, एक कोई फोर्स लगाना होगा उसके पीछे, तभी वो बॉल की मूवमेंट होगी। अभी यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। द फोर्स विच सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द टेबल। अभी मुझे बुक यहाँ से मैंने उठा के ये यहाँ पे दूसरी जगह पे रख दिया, तो अगर जितना फोर्स मैंने बुक उठाने के लिए लगाया ना, उतना ही फोर्स अगर मैं टेबल उठाने के लिए अगर लगाऊं तो मैं टेबल उठा पाऊंगा क्या? नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि बुक का जो वजन है, अपना जो मास है बुक का खुद का, उसका मास जो है वो कम है टेबल के कंपैरिजन में। तो मुझे बुक उठाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ा, और मुझे अगर टेबल उठाना है तो मुझे टेबल उठाने के लिए क्या, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बुक के जितना अगर मैं फोर्स लगाऊंगा टेबल उठाने के लिए, तो बुक जो टेबल है वो मुझे उठाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टेबल और बुक उठाने के लिए क्या, अलग अलग फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस बुक का जो है मास है अलग है, टेबल का मास जो है अलग है, ठीक है। अभी हम जब अगर हमको फ्रूट्स वगैरह गिराने हमको पेड़ पे लगे हुए, तो हम क्या करते हैं, पेड़ का टहनी जो है उसको हम हिलाते हैं और फ्रूट नीचे गिर जाता है। तो वो कैसे गिर जाता है, फ्रूट जो है वो रेस्ट पे रहता है पेड़ पे, तो उसको अगर हमको गिराना है तो हम टहनी से उसको फोर्स लगाते हैं, और टहनी को जब हम हिलाते हैं तो वो फ्रूट नीचे गिर जाता है, ठीक है। अभी हम कई बार देखते हैं, जब भी हम फैन जो है हमारा चलता हुआ फैन, अगर हम उसको ऑफ कर देते हैं फिर भी वो चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज जो फैन जो है वो जब गति में रहता है ना, तो वो अपना एक वेलोसिटी से चलता रहता है, बट हम सडनली उसको अगर बंद कर देंगे, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फ्लो नहीं हो रही है जब हम फैन को बंद कर रहे हैं, फिर भी वो चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि फैन का जो अपना एक खुद का एक मास है, और वो मास ने क्या है, उसका वेलोसिटी जो फैन का अचीव किया है ना, उस वेलोसिटी को वो कुछ देर जारी रखता है बिकॉज ऑफ इट्स मास। क्योंकि जो इनर्शिया है ना फैन का, उसकी वजह से वो फैन क्या है, चलता रहता है कुछ देर तक, बट वो रुक क्यों जाता है फिर थोड़ी देर के बाद? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो एयर है, वो एयर फैन के अराउंड फ्रिक्शन क्रिएट करता है जब फैन चलता रहता है। जब फैन जो है हम बंद करते हैं ना, तो उसको जो एयर जो है उसके अराउंड उसको फ्रिक्शन क्रिएट करना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से फैन जो है रुक जाता है। अभी हमारा इसमें हमारा अर्थ का एग्जांपल भी देखिए। हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहा है, तो वो कैसे घूम रहा है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहा है, कंटिन्यूसली उसको चक्कर लगा रहा है। उसको अगर मुझे अर्थ को अगर मुझे रोकना है, अभी मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अर्थ जो है, यहाँ पे एक बड़ा सा सन है, सन के अराउंड क्या कर रहा है अर्थ, चक्कर लगा रहा है। ये अर्थ जो है कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है, बट मुझे अगर अर्थ को रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर अर्थ जो है, अर्थ अगर ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो मुझे अगर उसको रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। मुझे क्या, अर्थ को अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी मैं अर्थ को रोक पाऊंगा। बट अर्थ जो है कंटिन्यूसली कैसे मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ पे लग रहा है, उसकी वजह से अर्थ अपने एक मोशन में, जो अर्थ ने एक पाथ चुन लिया है, उसी पाथ में कंटिन्यूसली मूव कर रही है अर्थ, अगर हम देखेंगे तो अवकाश में, ठीक है। तो जो हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, यही हमको बताता है कि जो ऑब्जेक्ट continues to remain at a rest or in a state of a uniform motion along a straight line, ओके। अगर ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पे ये पेंसिल रखी हुई है, ये पेंसिल जो है अपने ही स्थिति में बनी रहेगी। अभी इसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति यहाँ पे है स्थिर रहना। अपनी स्थिति में कब तक बनी रहेगी? जब तक कि मैं उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दूँ। पेंसिल पे मैं जब तक कि ये अनबैलेंस फोर्स यहाँ से पेंसिल को मैं ढकेल ना दूँ किसी और जगह पे जाने के लिए, तब तक पेंसिल अपनी जगह पे बनी रहेगी, अपने जगह पे बने रहेगी। जिसकी वो स्थिति है, उसकी स्थिति है स्थिर है अभी वो, तो वो स्थिर रहेगी पेंसिल। कब तक रहेगी? जब तक कि मैं उसको अनबैलेंस फोर्स ना लगाऊं। उसी तरह से बुक को भी मैंने यहाँ से ढकेल दिया, यहाँ से दूर कर दिया, तो मतलब क्या है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ। तो बुक जो है यहाँ पे अपनी स्थिति में बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक कि मैं उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दूं। अभी मैंने अर्थ का भी एग्जांपल यहाँ पे बताया था आपको। अर्थ क्या हो रही है?
कंटिन्यूअसली सन के अराउंड मोशन लगा रही है, कंटिन्यूअसली सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो अगर अर्थ को मुझे रोकना है तो क्या करना होगा, अर्थ को मुझे अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाना होगा। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स अर्थ पे लगा रहा हूँ। अभी जो फोर्सेज जो अर्थ पे लग रहे हैं ना, सन जो अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और अर्थ भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपना जो मोशन है, अर्थ का जो मोशन है उसकी वजह से एक आगे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है। अर्थ का जो अपना खुद का एक वेट है, अर्थ का जो एक मास है, उसकी वजह से जो अर्थ जो है अपना जो पाथ है उसमें कंटिन्यूअसली घूम रही है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का जो इनर्शिया फोर्स है वो एक दूसरे के यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली एक ही मोशन में घूम रही है, उसका मोशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अगर मुझे उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा, उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स किसी और डायरेक्शन से लगाना होगा, तभी अर्थ अपना मोशन चेंज करेगी यहाँ पे। अगर मुझे पेंसिल भी यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना है तो मुझे उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन का पहला लॉ यही कहता है कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगा। कब तक रहेगा ये कंडीशन में, जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स हम एक्ट ना हो जाए, ठीक है। अगर मुझे तो ऑब्जेक्ट जो है अपनी गति, अपनी जो स्थिति है वो बना के रखेगा। कब तक बनाए रखेगा, जब तक कि हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना एक्ट कर दे। वही बताया यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट अ रेस्ट, मतलब स्थिर रहेगा, और इन अ स्टेट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो अपनी गति वाली कंटिन्यूस जो गति वाली मूवमेंट है उसमें बना रहेगा। कब तक बना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो जाए तब तक ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी स्थिति में बना रहता है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये पेंसिल जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस पर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे। अगर मैं यहाँ पे आपको एरो से दिखाऊं ना, अगर मैं ये पहला वाला जो एरो बनाया है इसको मैं डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर पेंसिल का जो स्थिति है ना वो आपको अगर बता दूँ, तो पेंसिल पे यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। ये दो फोर्सेस कौन से है, ये नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है ये टेबल इसको रिएक्शन फोर्स दे रहा है। क्या है, दिस इज अ रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन किस डायरेक्शन, किस वजह से आ रही है टेबल की, जो पेंसिल का जो है मास जो है ना, मास या फिर हम उसको वेट कहेंगे, मास कहेंगे उसको हम, मास की वजह से एक्चुअली वेट आता है। मास की वजह से अर्थ क्या है, हमको नीचे खींचती है, ठीक है। तो अर्थ जो है हमारे ऊपर एक्सेलरेशन लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से हमारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है अर्थ का, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ का यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये मास की वजह से वो फोर्स आ रहा है और अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेट। ओके, और ये जो वेट है इट इज इक्वल टू मास इंटू जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इतना फोर्स हम पे कंटिन्यूअसली लगता रहता है। तो यहाँ पे जो पेंसिल है उसके ऊपर भी अपने मास की वजह से ग्रेविटेशनल अर्थ एक्सेलरेशन जो है ना अर्थ का, उसकी वजह से अर्थ उसको नीचे खींच रही है। बट यहाँ पे हमने पेंसिल को क्या किया है, टेबल के ऊपर रखा है, तो उसकी वजह से वो जो टेबल जो है ना पेंसिल के वेट को वहाँ पे अपोज कर रहा है। तो ये दो फोर्सेस एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दो फोर्सेस बैलेंस हो गए एक दूसरे को। तो इसकी वजह से इस पेंसिल पे अभी करंटली जब वो स्थिर कंडीशन में जब है ना अभी, तो उसके ऊपर कोई फोर्सेस जो अनबैलेंस फोर्स जो है वो नहीं लगा हुआ है। उसी तरह से हम बुक का भी एग्जांपल ले ले, तो बुक के ऊपर भी बुक का खुद का वेट है, और नीचे से बुक के ऊपर भी खुद का वेट की वजह से एक फोर्स लग रहा है अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, और नीचे से यहाँ पे क्या है, टेबल उसको सपोर्ट कर रहा है। नीचे से भी टेबल जो है उसको रिएक्शन फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो अभी समझ गए। बट ये दो फोर्सेज जो है इक्वल है और एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फोर्सेस क्या बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल फोर्सेस है और एक दूसरे पे बैलेंस आउट कर रहे हैं एक दूसरे के। या इसके वजह से यहाँ पे क्या है, कोई अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर मुझे अनबैलेंस फोर्स क्या है, अगर मैं उसको यहाँ साइड से उसको टिचकी मार दूं पेंसिल को, या फिर बुक को ऐसे मैं हाथ से उठा दूं या फिर हिला दूं कैसे भी करके,
तो उस पे क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स तैयार होगा। ठीक है, तो वो जो अनबैलेंस फोर्स तैयार होगा, उस अनबैलेंस की फोर्स की वजह से उसका अपना स्थिति चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्थिति कब चेंज होता है, जब उस पर अनबैलेंस फोर्स लगता है, तभी ऑब्जेक्ट का स्थिति चेंज हो जाता है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट का स्थिति चेंज कब होता है, उस पर अनबैलेंस फोर्स लगता है तभी। अभी कोई टग ऑफ वॉर का एग्जांपल ले लीजिए। आपके स्कूल में जब टग ऑफ वॉर का जब कंपटीशन होता है, अगर मैंने दोनों साइड में बैलेंस बच्चे रख दिए जिनका फोर्स जो है बैलेंस है, दोनों साइड में बैलेंस है, तो वो टग ऑफ वॉर की जो रस्सी है वो आगे मूव होगी, किसी एक साइड में मूव होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि दोनों साइड से क्या बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, दोनों साइड में इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसकी वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगी। बट अगर मैंने इस एक डायरेक्शन में ज़्यादा हट्टे कट्टे बच्चे रख दिए जिनको ज़्यादा ताकत है, जिनके पास ज़्यादा फोर्स है, और एक साइड में मैंने एकदम कम एनर्जी वाले कम थीन बच्चे अगर मैंने रख दिए, तो क्या होगा, जो ज़्यादा ताकत वाले बच्चे हैं वो अपने साइड में उसको खींच लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स जो है एक साइड में ज़्यादा हो रहा है और एक साइड में कम है, तो एक साइड में फोर्स जो है अनबैलेंस हो रहा है, अनबैलेंस हो गया। क्यों अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ इस साइड में ज़्यादा एनर्जी है, इस साइड में ज़्यादा फोर्स है, वो खींच रहा है दूसरे वाले फोर्स को, तो अनबैलेंस फोर्स की तरफ रस्सी का मूवमेंट होगा। ओके, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, ऑब्जेक्ट जो है अपने स्थिति में बने रहता है, जो भी उसकी स्थिति हो, रेस्ट वाली स्थिति हो या फिर वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में हम घूम रही हो या चल रही हो स्ट्रेट लाइन में, तो क्या है, अपने स्थिति में बना रहता है। अभी अर्थ का जो एग्जांपल दिया, अर्थ कंटिन्यूसली अपने मोशन में घूम रही है क्योंकि उसको वहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट अगर हम हमारे अर्थ पे जब हम चलते हैं ना, तो हम अगर साइकिल चला रहे हैं तो हमको क्या रहता है, कंटिन्यूसली हमको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जो हमारा जो साइकिल का जो व्हील है उसको क्या है, रोड की वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है, तो वो रोड जो है कंटिन्यूसली हमारे टायर्स को फ्रिक्शन पैदा करता है और उसकी वजह से हमारी स्पीड कम होती जाती है धीरे धीरे। तो जो रेजिस्टेंस है एक तरह का, और जो एयर जो है ना, एयर जो हम चलते हैं जब साइकिल चलाते हैं, तो एयर भी हमको कंटिन्यूसली पीछे की तरफ से ढकेल देता है, तो ये एयर का भी रेजिस्टेंस रहता है हम जब भी साइकिल चलाते हैं। तो अगर सपोज मैं आपको कहता हूँ कि ये दोनों रेजिस्टेंस हम निकाल देते हैं, सपोज एटमॉस्फेयर में कोई एयर नहीं है और जो रोड जो है एकदम स्मूथ है, उस पर कोई फ्रिक्शन किसी तरह से नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ओके, क्योंकि अभी उसको देखिए, अगर साइकिल जो है मैं चल रहा हूँ तो वो क्या है, अपने कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि मैं उस पर ब्रेक अप्लाई ना कर दूं या फिर सामने से आके कोई रोके ना, तब तक साइकिल जो है अपने यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें कोई अनबैलेंस फोर्सेस नहीं एक्ट हो रहे, साइकिल जो है अपने बैलेंस वाले कंडीशन में कंटिन्यूसली चल रही है, तो इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट हो रहे। तो अगर मैं कोई अनबैलेंस फोर्स जब एक्ट करूंगा, अनबैलेंस फोर्स मतलब ब्रेक अगर लगा दूंगा या फिर कोई रोके साइकिल को, तभी ये साइकिल रुकेगी, क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अभी हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, विच इज रिलेटेड टू द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी मोमेंटम है क्या, न्यूटन ने क्या किया था, एक जो है अपनी एक प्रॉपर्टी जो है डिराइव की हुई थी ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, उसे हम कहते हैं मोमेंटम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, जब वो मूवमेंट में आता है, जब कोई अपनी गति चेंज करता है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है, न्यूटन ने जो है एक मोमेंटम एक प्रॉपर्टी बनाई थी। उस प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है, अगर हम मास, ऑब्जेक्ट का जो मास है यहाँ पे, ये अगर ये हम सपोज कंसिडर करते हैं ये बॉल है और उसका मास m है और वो ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट में मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट का खुद का जो मास है और वो जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, उसे ही हम संवेग कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम संवेग कहते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट के मास को हम कोई वेलोसिटी देते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या है, यहाँ पे 0 है और वो उसका मास है m। तो इनिशियल अगर मैं मोमेंटम देखने जाऊंगा ना, कैलकुलेट करूंगा, तो मोमेंटम कितना आएगा, इनिशियल
मोमेंटम कितना आएगा, मेरा मास है m इंटू मेरा वेलोसिटी अभी 0 है इनिशियली, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट, बॉल इज एट अ रेस्ट, तो यहाँ पे आएगा 0 और मेरा मोमेंटम भी आएगा 0। ओके, इनिशियल मोमेंटम। अभी मैंने सपोज इस बॉल को मैंने जोर से फेंका तो क्या हुआ, बॉल को मैंने फोर्स लगाया पीछे से, बॉल को मैंने क्या किया, पीछे से फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो उसकी वजह से, फोर्स की वजह से क्या हो गया, बॉल की वेलोसिटी चेंज होगी, बॉल की यहाँ पे क्या होगी है, वेलोसिटी चेंज होगी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चेंज होगा, तो उसे हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम। ऑब्जेक्ट का क्या होगा यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का फाइनल है। अगर मैंने यहाँ से बॉल जोर से फेंका है और उसका वेलोसिटी जो है v है, क्या है उसका वेलोसिटी v है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम अभी मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया। अभी ये मोमेंटम हमको क्यों मैटर करता है, अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल आपको। अगर मैंने आपको आपकी तरफ एक प्लास्टिक बॉल फेंका और एक रबर बॉल या फिर क्रिकेट का बॉल जो है, सीजन बॉल कहते हैं हम जिसे, क्रिकेट बॉल जो है मैंने फेंका आपकी तरफ से, तो आपको कौन सा बॉल पकड़ना ईजी होगा। देखिए प्लास्टिक बॉल जो है उसका वेट जो है कम रहेगा और जो सीजन बॉल है उसका वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लास्टिक बॉल पकड़ना हमको ईजी है बिकॉज उसका वेट जो है कम है, और सीजन बॉल जो है वो भारी स्पीड से आएगा, भारी स्पीड से नहीं आएगा, उसका वेट जो है ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। प्लास्टिक बॉल का जो है मास, उसका क्या है, मास जो है कम है तो उसका मोमेंटम कम होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास ही अगर कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक बॉल है ना, उसका जो मोमेंटम है वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसका मास कम है। और जो टेनिस बॉल, सॉरी जो क्रिकेट बॉल है, जो सीजन बॉल कहते हैं हम उसे, अगर उसका मास जो है ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो वो जो बॉल है हमको पकड़ना डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि उसका मोमेंटम जो है ज़्यादा मोमेंटम के से हमारे पास आएगा, तो वो हमारे हाथ को इम्पैक्ट करने का चांसेस है। ठीक है, और अगर सपोज यहाँ पे मैंने दो बॉल बनाए हैं, एक है टेनिस बॉल और एक है हमारा क्रिकेट का रेड सीजन बॉल। ओके, तो इसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इजी से। इसका वेट है 50 ग्राम और इसका वेट जो है वो है 100 ग्राम। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं वो बॉल है। ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल, वो आपको समझ में आए इसके लिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। और ये है हमारा नॉर्मल टेनिस बॉल। ओके, तो अभी टेनिस बॉल का वेट जो है कम है, यहाँ पे मास जो है कम है, ये है 50 ग्राम। कितना है, 50 ग्राम है। और जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल है ना, उसका जो मास है वो है 100 ग्राम। तो अभी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल जो है भारी है, तो अभी क्या होगा, अगर टेनिस बॉल को मैं यहाँ पे दोनों को मैं यहाँ पे सेम वेलोसिटी फेंक रहा हूँ, अगर मैं दोनों को यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, तो मेरा मोमेंटम क्या होगा, टेनिस बॉल के लिए 50, क्या होगा मेरा 50, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे केजी में, ग्राम को, तो 0.05 इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो मेरा आएगा मोमेंटम 0.05। ओके, ये आया मेरा, ये किसके लिए आया, टेनिस बॉल के लिए। ओके, और अभी वही मोमेंटम में अगर सीजन बॉल के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो 100 ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट करता हूँ तो आएगा 0.1 केजी। ठीक है, 0.1 इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका जो आएगा 0.1 आएगा इसका मोमेंटम। ये है इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल का। ओके, तो इसका मोमेंटम देखिए 0.1 है और इसका है 0.005। तो टेनिस बॉल का मोमेंटम यहाँ पे कम है तो हम इजीली कैच कर पाएंगे, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल का है ज़्यादा है तो हमको कैच करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। बट अगर यहाँ पे मैंने वेलोसिटी देखिए, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेनिस बॉल को जो है ना मैं फेंक रहा हूँ यहाँ पे
5 मीटर प्रति सेकंड से। कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड से। और इसको मैं फेंक रहा हूँ सिंपली 1 मीटर प्रति सेकंड से ही फेंक रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल को मैं 5 मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहा हूँ और 1 मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहा हूँ, और टेनिस बॉल को मैं 5 मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहा हूँ। तो अभी टेनिस बॉल का मोमेंटम कितना आएगा? यहाँ पे हमने मास जो कन्वर्ट किया था वही रहेगा 0.05 इंटू वेलोसिटी कितना है मेरा 5 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका आएगा 0.25। ओके, 0.25 आएगा मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड। और इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल का कितना आएगा? अभी उसका वेट भी मास जो है वो भी सेम ही रहेगा 0.1 इंटू 1, तो उसका मोमेंटम आएगा 0.1। ओके, ये आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल का। और ये जो मोमेंटम आया है ये आया है यहाँ पे किसका आया है? टेनिस बॉल का। ठीक है, टेनिस बॉल का यहाँ पे देखिए अभी क्या हो गया, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी चेंज कर दिया। टेनिस बॉल का जो वेलोसिटी है यहाँ पे मैंने ज़्यादा जोर से फेंका है, टेनिस बॉल का जो बॉल है वो ज़्यादा जोर से फेंका है, और सीजन बॉल जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल है मैंने स्लोली फेंका है। यहाँ पे अभी टेनिस बॉल जो है मुझे पकड़ना एकदम डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोमेंटम, टेनिस बॉल का मोमेंटम यहाँ पे ज़्यादा है और इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल का मोमेंटम कम है। क्यों कम है? बिकॉज अभी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल का मास यहाँ पे ज़्यादा है बट उसकी वेलोसिटी जो है एकदम स्लोली मैंने फेंका, ऐसे धीरे से फेंका। बट टेनिस बॉल जो है मैंने एकदम जोर से फेंका है, तो टेनिस बॉल यहाँ पे कैच करना मुझे डिफिकल्ट होगा, उसका मास कम है फिर भी। तो जो मोमेंटम जो है ना वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, ये ध्यान में रखिए। जितना वेलोसिटी ज़्यादा उतना मोमेंटम ज़्यादा, जितना मास ज़्यादा उतना मोमेंटम ज़्यादा। तो दोनों भी अगर बढ़ेगा तो मोमेंटम दोनों बढ़ेगा। अगर मास कम है तो मोमेंटम भी कम होगा, वेलोसिटी अगर कम हो गई तो मोमेंटम कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अभी। और मोमेंटम का जो है एसआई यूनिट जो होगा क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड। क्या होगा एसआई यूनिट मोमेंटम का? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड कैसे आएगा? मास का यूनिट है केजी और हमारे वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो उसकी वजह से दोनों का प्रोडक्ट है तो केजी मीटर पर सेकंड आएगा। और हमारा सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा इसका? ग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में हम मास जो है ग्राम में मेजर करते हैं और वेलोसिटी जो है हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में मेजर करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने मीटर लिखा था बट सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में मेजर करते हैं। तो हमारा सीजीएस सिस्टम में यूनिट आएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, अभी मोमेंटम हम समझ गए क्या है। तो अभी न्यूटन ने जो सेकंड लॉ है वो बताया है हमको। अभी यहाँ पे हमको देखिए, मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था। अगर मैं बॉल यहाँ पे स्थिर है और मैं उसको जोर से फेंकता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं बॉल को जो यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, पीछे से बॉल को क्या है? फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये फोर्स जो लगा रहा हूँ उसकी वजह से बॉल का क्या हो रहा है? मोमेंटम चेंज हो रहा है। बॉल का क्या हो रहा है? यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पे, है ना? वेलोसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। बट ये जो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे पीछे से मैंने जितना फोर्स लगाया ना और जो मोमेंटम उसकी वजह से जो चेंज हो गया, वो जो मोमेंटम जो चेंज हो गया है वो प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ओके, और जो चेंज इन द मोमेंटम जो आता है ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहता है। जो मोमेंटम जो चेंज होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में रहेगा। मोमेंटम जो चेंज होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही चेंज होगा। यहाँ पे मैंने इस साइड से अगर बॉल को फेंका है तो मोमेंटम का चेंज उसी डायरेक्शन में आएगा। उसका जो वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में मूव हो गया बॉल, तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी यहाँ पे क्या है? बॉल को मैंने फेंका तो उसकी वजह से बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम मतलब वेलोसिटी भी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो गया। तो ये जो रेट जो है ना मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? जो मैंने फोर्स लगाया उसके ऊपर, उसके प्रोपोर्शनल है मोमेंटम। और ये जो चेंज जो है ना मोमेंट का वो है फोर्स की डायरेक्शन में रहता है हमेशा। तो अभी हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे। मैंने ये बॉल जो है
अगर मैं सपोज यहाँ पे वेलोसिटी जो है मेरी, इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की मेरी, वो है u। ओके, मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की वो है u। मेरी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे u, बॉल का मास है m। अभी मैंने बॉल को पीछे से फोर्स लगाया, क्या किया मैंने, फोर्स लगाया, तो क्या हो गया, बॉल जो है v वेलोसिटी से भागने लगा, v वेलोसिटी से भागने लगा। तो बॉल का जो फाइनल वेलोसिटी है v है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो v वेलोसिटी पे हम उसका मोमेंटम जो है हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बॉल का मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है अभी। और हमने इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है, u। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा ऑब्जेक्ट का, m इंटू यू, क्योंकि हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है u है और मास जो है बॉल का m है। और हमारा फाइनल मोमेंटम क्या आएगा बॉल का, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v। अभी मास जो है बॉल का वो दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि सेम बॉल है। तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा बॉल का, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v। ओके, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी यहाँ पे रेट पूछ रहे, रेट जो है ना, कभी भी हम किसी भी चीज का अगर रेट निकाल रहे हैं तो वो टाइम के प्रति यहाँ पे रेट है। रेट जो होता है हमेशा टाइम के प्रति रहता है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम किस टाइम से चेंज हो रहा है, हर सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो वो जो है हमें अभी निकालना है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कैसे निकालेंगे हम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे हमने एक्सेलरेशन के कंडीशन में निकाला था, देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसी तरह से हमको चेंज ऑफ मोमेंटम हमको कैसे निकालना है, फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है आया है और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, उससे हमको चेंज मोमेंटम में चेंज मिलेगा। इनिशियल चेंज क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था और फाइनल मोमेंटम क्या था, उन दोनों के बीच में कितना चेंज हो गया मोमेंटम, वो चेंज हमको निकालना है। तो ये न्यूटन जी क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है ना उसके रेट में, तो वो जो है चेंज वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के। तो अभी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या आएगा इस फॉर्मूला में, चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu। हमने इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे हम निकालते हैं। यहाँ पे एक और स्टेप इनको लिखना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीच में ताकि आप लोगों को समझ में आए। इनिशियल नहीं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो ये एक और यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए ये mu माइनस mu कैसे आए। तो फाइनल मोमेंटम हमारा यहाँ पे है mv और इनिशियल मोमेंटम हमारा है mu, क्योंकि हम चेंज ले रहे हैं। तो चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी अगर मेरे ए हाइट में अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, 2 साल में मेरी हाइट में कितना फ़र्क आया, तो मैं 2 साल में मतलब सपोज मेरा 20 साल में मेरा हाइट था 150 सेंटीमीटर और मेरा 22 साल में मेरा जो हाइट है वो हो गया है 160 सेंटीमीटर। तो मेरा हाइट में चेंज कितना आया, 160। फाइनल मेरा आया वो 160 और इनिशियल था मेरा 150। तो ये हमने चेंज निकाला यहाँ पे 160 माइनस 150, 10 सेंटीमीटर का मेरे हाइट में चेंज आया है। तो वैसे ही यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्यों लिया डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमको रेट निकालना है। रेट जब भी हमको निकालना होता है तो टाइम से वहाँ पे डिवाइड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ये रेट लेते हैं। अभी यहाँ पे मोमेंटम जो है mv माइनस mu आया है, तो हम यहाँ पे दोनों में से m देखिए यहाँ पे कॉमन है इसमें, तो यम को हमने बाहर निकाल लिया। तो यम को हम बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। और अभी याद कीजिए ये जो v माइनस टी डिवाइडेड बाई यू जो डिवाइडेड बाई टी जो है ना, ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी जो है ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए ये चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। हमने देखा था वेलोसिटी का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो उसकी वजह से उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी के लिए a इज फॉर एक्सेलरेशन। तो हमको अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मिला,
मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा, गुणाकार होगा, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अभी न्यूटन क्या कहते हैं, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, ये प्रोपोर्शनल टू है, किससे प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स से। तो अभी हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ma, वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अभी फोर्स के लिए हम सिंबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं F, फोर्स के लिए हम सिंबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फोर्स के लिए हमेशा F सिंबल यूज किया जाता है। ओके, फोर्स के लिए हमेशा कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, F। तो यहाँ पे हमने फोर्स के लिए क्या सिंबल यूज किया है, F। अभी यहाँ पे देखिए, जब भी हम कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई चीज कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल कहते हैं, तो इसका मीनिंग ये है, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अगर बढ़ा दूं ना, यहाँ पे अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं, फोर्स अगर बढ़ा दूं यहाँ पे मैं, तो क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना, वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं फोर्स बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है, अगर मैं कोई चीज बढ़ा देता हूं तो दूसरी चीज जो उससे रिलेटेड है वो भी बढ़ जाएगी। दोनों अगर प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, तो उसका मीनिंग ये है कि मैं एक चीज बढ़ाता हूं तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी। और अगर एक चीज मैं घटा देता हूं, अगर मैं फोर्स यहाँ पे घटा देता हूं ना, तो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो भी नीचे आएगा, वो भी घट जाएगा। तो दोनों का रिलेशन जो है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ेगा, एक फोर्स घटेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी घटेगा। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम प्रोपोर्शनल रिलेशन। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो रिलेशन अलग होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, या फिर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। बट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो अगर भाई यह प्रोपोर्शनलिटी साइन हमको यहाँ से निकालने के लिए इन दोनों को हमको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम इस साइड में यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करेंगे। क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करेंगे। वो उसकी वैल्यू जो है, दोनों का जो रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे हम, वो एक्सपेरिमेंटली हम दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो कैसे, वो हायर स्टडीज़ में होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे के जो है हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना है, और फोर्स और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑलवेज 1 रहता है। ये याद रखिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ऑलवेज 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। तो उसकी वजह से के का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो अभी इक्वेशन फॉर्म में फोर्स का वैल्यू क्या आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ से क्या पता चला, अगर मैं कोई चीज को फोर्स लगाता हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा ना उसका, वो उस फोर्स के प्रोपोर्शनल रहेगा। फोर्स जो है वो उस फोर्स की वजह से जो मोमेंटम चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, वो जो उसका जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स में बॉल पे लगाया उसकी वजह से उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हो गया ना, वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल है ये फोर्स से। और वो जो चेंज ऑफ मोमेंटम जो हुआ उसका वो जो रहता है हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो रहता है हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। ओके, अभी सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं और उस पर मैंने सेम फोर्स अप्लाई किया है, क्या है, सेम फोर्स अप्लाई किया मैंने, 2 ऑब्जेक्ट लिए यहाँ पे मैं सपोज ये 2 ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। क्या है ये 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं। यहाँ पे ये 2 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिए है और उस पर मैंने F फोर्स अप्लाई किया है। कितना, दोनों पे मैंने F इतना फोर्स अप्लाई किया है। कितना, F इतना फोर्स, और टाइम t के लिए दोनों पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये जो है इसका मास जो है ना,
ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मास से ज़्यादा बड़ा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये ज़्यादा बड़ा है दोनों में, तो क्या होगा अगर मैं दोनों पे फोर्स जो है सेम अप्लाई करूँगा ना, तो क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना दोनों का एफ के प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर मैं दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन जो मोमेंटम है दोनों पे सेम रहेगा। तो ये जो सेम फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये जो है कम वेलोसिटी को मूव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम। और ये जो है छोटी वाली चीज़ जो है, जो हल्की चीज़ है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी, तो दोनों का मोमेंटम सेम आने के लिए इसको ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा और इसको कम वेलोसिटी से मूव करेगा, तभी सेम फोर्स के लिए सेम चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। ठीक है, अभी इसका एसआई यूनिट जो है फोर्स का वो है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट जो है न्यूटन। अभी न्यूटन मतलब क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा था, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो हमारा यूनिट क्या आएगा यहाँ पे, मास का यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे ये फोर्स का यूनिट आता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं वही यूनिट अगर मैं सीजीएस सिस्टम में लिखता हूँ, सीजीएस सिस्टम में क्या आएगा, फोर्स जो मास जो है हम सीजीएस सिस्टम में ग्राम में मेजर करते हैं, और जो एक्सेलरेशन जो होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एसआई यूनिट में जो है फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना यहाँ पे, वही इक्वल टू रहता है न्यूटन। क्या रहता है, न्यूटन। और ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना, वही इक्वल टू रहता है डाइन। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डाइन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये न्यूटन का हम इसको डेफिनेशन अगर देना है तो मैं ऐसे कहूँगा, अगर मुझे 1 केजी मास को अगर मुझे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देना है ना, तो मुझे 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे 1 केजी मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से अगर उसकी वेलोसिटी मुझे चेंज करनी है, तो मुझे 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। ओके, वी कैन एक्सप्लेन इट बाय लाइक दिस आल्सो। तो अभी हम देखते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एकदम इजी है, सबसे इजी लॉ है ये। अगर आपके क्लास में आपका दोस्त अगर आपको थप्पड़ मार दे जोर से, तो आप क्या करोगे, अगर अगर आपको थप्पड़ मार दे तो आप उसको लप्पड़ लगा दोगे पीछे से, है ना। तो ये जो है थप्पड़ का जवाब लप्पड़ से दिया जाता है, इसी को कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये जो थप्पड़ का जवाब आपने लप्पड़ से दिया ना, इसी को कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। ओके, जो जिस भी जगह पे अगर कोई एक्शन फोर्स लग रहा है ना, तो उसको वहां पे अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, और वो एक दूसरे को साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि ये पहले एक्ट होगा और ये एक्ट होने के बाद 10 सेकंड के बाद ये एक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों जो है ना एक ही साथ एप्लीकेबल हो गए इसके ऊपर। अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है एक्शन फोर्स, तो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स जो है उसी वक्त लगेगा, साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं एक दूसरे के। एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स, और ये जो दो फोर्सेस है हमेशा इक्वल रहते हैं, और ये जो दो फोर्सेस है कभी भी अकेले नहीं लगते। ये जो दो फोर्सेस है कभी भी अकेले नहीं रहते, इक्वल रहते हैं, ऑलवेज इन पेयर्स, दे आर ऑलवेज अप्लाइड इन फोर्सेस, ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स। और ये जो दो फोर्सेस है ना एक दूसरे को निष्प्रभ नहीं करते। निष्प्रभ कैसे नहीं करते वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक प्लास्टिक बोट लीजिए, उसके पीछे एक होल लगाइए और उसके पीछे एक बलून लगाइए और उसको पानी में छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा, बलून जो है ना आप जब बलून गुब्बारा जो है उसको जब फुलाओगे ना तो उसमें हवा भर जाती है, और ये हवा जब बाहर निकलने लगेगी तो ये जो हवा जो बलून से निकल रही है ना बाहर, वो बोट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे एक्शन फोर्स क्या हुआ,
जो हवा बाहर निकल रही है, हवा जिस फोर्स से बाहर निकल रही है वही फोर्स जो है बोट के ऊपर लग रहा है, तो उसकी वजह से बोट पानी में आगे मूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स है एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं यहाँ पे, तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे बोट का मूवमेंट उसकी वजह से हो रहा है। उसी तरह से हम रॉकेट का एग्जांपल देखते हैं। रॉकेट के एग्जांपल में क्या होता है, ये बीच में जो रॉकेट वाला जो सिलिंड्रिकल पार्ट रहता है ना, उसमें बहुत सारा फ्यूल भरा रहता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, और उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन रहता है उसमें। जब यहाँ पे हम स्पार्क जब इग्नाइट करते हैं ना, तो क्या होता है, ये फ्यूल जलना स्टार्ट होता है, और जब ये फ्यूल जलता है ना, तो उसके जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसका जो एग्जॉस्ट दिया रहता है उससे बाहर आना स्टार्ट होता है। और जब ये बाहर आना स्टार्ट होते हैं ना, ये एग्जॉस्ट गैसेस, ये गैसेस जो है रॉकेट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस जो है ना रॉकेट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। ये जो गैसेस जब नीचे आते हैं तो वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो है एक्शन फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गैसेस जो है रॉकेट के ऊपर एक एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, और वही रॉकेट इस गैसेस के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, गैसेस जो है नीचे की तरफ आने लगते हैं और रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाने लगता है, और एकदम फास्ट, इट मूव्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वेरी फास्ट मूव हो रहा है, जो रिएक्शन एक्शन फोर्स जो है गैसेस उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, और जो गैसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव हो रहे हैं। उसी तरह से जब अगर पानी में बोट चलती है ना, पानी में जब मछुआरे जो बोट चलाते हैं, जो मैनुअल चलने वाली जो बोट रहती है, उसमें उसके हाथ में बोट चलाने का एक लकड़ी रहता है, तो वो लकड़ी क्या करता है, वो पानी के ऊपर पानी को पीछे की तरफ ढकलता है। जब वो पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तो बोट जो है आगे की तरफ चलने लगती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मछुआरा क्या कर रहा है, लकड़ी से बोट को पानी के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तभी बोट जो है आगे की तरफ मूव हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक्शन फोर्स जो है पानी के ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है, तो पानी क्या कर रहा है, पानी भी बोट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है वहाँ पे बोट का जो है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी समझ में आया होगा कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे से कैसे एक्ट होते हैं, और जो ये जो फोर्सेस जो है ना, दो एक सेम ऑब्जेक्ट पे कभी एक्ट नहीं होते। ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक्ट करेगा और ये वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो दूसरे के ऊपर एक्ट करेगा। ये जो दोनों फोर्सेस है कभी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं होते, इसकी वजह से वो कैंसल नहीं होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये जो ऑब्जेक्ट्स है एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं, उसकी वजह से वो फोर्स का हमको वहाँ पे इफेक्ट दिखता है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये इस पे एक्ट करेगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये इस पे एक्ट करेगा, उसकी वजह से वो फोर्सेस कैंसिल नहीं होते एक दूसरे को, उसकी वजह से हमको फोर्स का इफेक्ट दिखता है वहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो है, अभी यहाँ पे जो हमने तीनों न्यूटन्स के जो देखे ना, इस रॉकेट के एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमको तीनों न्यूटन के लॉ एक्सप्लेन करने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए, रॉकेट जब इनिशियली रहता है वो क्या रहता है, अपनी रेस्ट की कंडीशन में रहता है। अभी वो कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो अभी रॉकेट जो है इनिशियल अपने रेस्ट में है, और मैं रॉकेट रेस्ट में कब तक रहेगा, उसके ऊपर जब तक कि हम कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दे। तो ये हो गया न्यूटन का पहला लॉ, जब वो रेस्ट में है। अभी मैंने उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगा लिया तो क्या हो गया, यहाँ पे रॉकेट जो है जोर से तेजी से ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ भागने लगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉकेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। अभी मैंने जब यहाँ पे ये जो गैसेज जो है ना, जब उसका ज्वलन होता है तो वो बहुत सारे ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे की तरफ आते हैं, तो ये जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ उसको फोर्स लगाती है। तो ये जो है फोर्स जब लगाती है तो ये रॉकेट का क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गया, उसका मोमेंटम चेंज हो गया, उसका मास इनटू वेलोसिटी चेंज हो गया। यहाँ पे मास तो सेम ही है बट वेलोसिटी उसका यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 से एकदम बढ़ के तेज हो जाता है, रॉकेट एकदम हाई स्पीड से भागने लगता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया। तो ये जो रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे जो फोर्सेस, जो गैसेस ने जो फोर्स अप्लाई किया ना रॉकेट के ऊपर, वो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अभी समझ में आया, फोर्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है। और अभी ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन। रॉकेट को जो है फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कहाँ होगा, रॉकेट भी ऊपर की तरफ जाके मोमेंटम चेंज करेगा, उसका वेलोसिटी ऊपर की साइड में जाके चेंज होगा। ओके, तो ये हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ। और न्यूटन का थर्ड लॉ हमने अभी इसी एग्जांपल में देखा था कि जब ये गैसेस नीचे आते हैं तो वो रॉकेट के ऊपर एक्शन फोर्स लगाते हैं और रॉकेट भी इन गैसेस के ऊपर रिएक्शन फोर्स जनरेट करता है, इसकी वजह से वो गैसेस नीचे की तरफ आते हैं। ओके, तो ये हो गए न्यूटन के थ्री लॉज। तो आपको न्यूटन के 3 लॉ ध्यान में रखने हैं, तो रॉकेट का एग्जांपल ध्यान रखना है। और जब ये रॉकेट एकदम हाई स्पीड से ऊपर आसमान में चला जाता है तब भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे। अभी बॉडी रॉकेट की मूवमेंट क्या है, वो है मोशन में है। ओके, बॉडी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में कब तक रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना रहे। अभी हम इस पे हम सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं इसमें, तो ये जो सैटेलाइट है वहाँ पे जाके मोशन में रहते हैं, तो ये कब तक मोशन में रहेंगे, जब तक कि उसके ऊपर कोई आके उल्का ना लगे या फिर उसको हम डिस्ट्रॉय ना करें, तब जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक ये अपने मोशन में बने रहते हैं। तो यहाँ पे भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। ओके, अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी हमने मोमेंटम देखा था, मोमेंटम क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, मास एंड वेलोसिटी। ये जो मोमेंटम है ये बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो उसके मास और वेलोसिटी से उसको प्राप्त होती है। अगर बॉडी मूव करने लगी तो वो समझ लो उसको कुछ मोमेंटम है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। अगर मैं इन दोनों की टक्कर कराता हूँ और ये जो इनिशियली ए जो बॉडी है ना, इसका मास जो है m1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कुछ वेलोसिटी u1 से जा रहा है, और ये जो बी बॉडी दूसरी बॉडी है उसका मास जो है m2 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u2 है। अभी ये दो बॉडी क्या है, ऐसे अगर सपोज हम स्पेस में दो प्लैनेट्स है और वो घूम रहे हैं और मूव हो रहे, एक पाथ से मूव हो रहे, ए इस साइड से मूव हो रहा है और बी इस साइड से मूव रहा है। अभी क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन आई है कि दोनों का कोलिजन होने वाला है। क्या होने वाला है वहाँ पे, दोनों का कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे दोनों एक दूसरे से आके टकराएंगे और दोनों के बीच में सेंटर में एक दूसरों के ये जो ऑब्जेक्ट होगा ए बी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये जो बी ऑब्जेक्ट है ए के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन पे बी के ऊपर फोर्स लगाया तो बी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ वो दूसरी इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और ए के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो ये दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा यहाँ पे। तो अभी कोलिजन के बाद हम देखते हैं मास तो दोनों का सेम ही रहा है और उसका जो फाइनल वेलोसिटी जो है ना, ए का फाइनल वेलोसिटी हो गया v1 और बी का फाइनल वेलोसिटी हो गया v2 और बी का मास भी है m2 ही है। तो अभी यहाँ पे देखिए मोमेंटम ऑफ ए, अभी दोनों का हम इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे देखते हैं शुरुआत में। ये ए का मोमेंटम यहाँ पे कितना होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए m1 इंटू u1। ओके, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए m1 इंटू u1। ओके, और बी का उसी तरह से इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2 इंटू u2, बिकॉज u का जो इनिशियल वेलोसिटी है, b का जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 है, मास u2 है, इसकी वजह से दोनों का प्रोडक्ट आया m2 इंटू u2। अभी फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। अभी यहाँ पे आफ्टर कोलिजन ए का मोमेंटम क्या होगा, ये वेलोसिटी उसका हो गया है v1, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ ए m1 इंटू फाइनल वेलोसिटी v1, और उसी तरह से b का फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, m2 इंटू v2। ओके, m2 इंटू v2, b का फाइनल मोमेंटम आएगा m2 इंटू v2। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है m2 इंटू v2। अभी यहाँ पे देखिए ये जो दो फोर्सेज जो लग रहे हैं ना यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट, ए और बी का टक्कर जो है एक दूसरे के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे फोर्सेस लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस है एक दूसरे के इक्वल रहते हैं बट अपोजिट रहते हैं। ये जो दो फोर्सेस यहाँ पे जब कोलिजन होगा
ये वाली ए वाली जो बॉडी है बी के ऊपर फोर्स लगाएगी और बी वाली जो बॉडी है ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, बट ये जो दो फोर्सेस है अपोजिट लगेंगे एक दूसरे के ये जो फोर्सेस है ना अपोजिट लगेंगे। तो बी वाली जो बॉडी है, सपोज हम एज्यूम करते हैं F2 फोर्स एक्ट करती है यहाँ पे मैं एरो से आपको अगर निकाल के बताऊं ना, ये है F2 और ये है F1। ओके, इसको हम नाम देते हैं F2 और इसको हम नाम देंगे यहाँ पे F1। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी B वाली जो बॉडी है F2 फोर्स एक्ट कर रही है A वाली बॉडी पे, और A वाली जो बॉडी है F1 फोर्स एक्ट कर रही है B वाली बॉडी पे। बट अभी यहाँ पे एक ये जो दोनों फोर्सेस है इक्वल है, दोनों फोर्सेस इक्वल है बट अपोजिट है। तो अपोजिट है तो दोनों का साइन चेंज होगा, एक का साइन माइनस होगा। अगर हम F2 को यहाँ पे पॉजिटिव अगर इस डायरेक्शन में पकड़ते हैं तो F1 को हमको निगेटिव पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो F2 इज इक्वल टू माइनस F1 हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है, तो हमने दोनों के लिए ऐसे लिख सकते हैं। तो फोर्स मतलब क्या होता है, अभी हमने पहले ही देखा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, m2 इंटू a2। तो जो सेकंड वाली बी वाली बॉडी है, मास m2 उसका, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा a2। और F1 के लिए हम लिख सकते हैं m1 इंटू a1, निगेटिव साइन यहाँ पे रहेगा, m1 इंटू a1, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। अभी यहाँ पे देखिए, हम एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी चेंज इन सेकंड बॉडी जो बी बॉडी है उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी है, v2 माइनस u2। वेलोसिटी चेंज होके u2 से क्या बन गई है, v2 बन गई है। तो वेलोसिटी चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है v2 और इनिशियल वेलोसिटी है u2, और डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन के लिए वो फॉर्मूला है। फिर हम m1 इंटू a1, एक्सेलरेशन a का कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी a डिवाइडेड बाय टाइम। m1 इंटू चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय टाइम। अभी यहाँ पे ये t जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर सिमिलर क्वांटिटी, दे आर सिमिलर। और जो है दोनों भी जो है वो नीचे की साइड में है, तो वहाँ पे उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इक्वेशन के बराबर इक्वेशन जब रहते हैं तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बचा, m2 इंटू v2 माइनस u2, और माइनस यहाँ पे है, ये ध्यान रखिए ये चीज़, m1 इंटू v1 माइनस u1। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे m2 इंटू v2 को, m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे माइनस भी है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस m1 v1, और ये जो माइनस और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस आता है, प्लस m1 इंटू u1। ओके, और अगर हम दोनों जो फाइनल वेलोसिटीज है दोनों का अगर हम सेम साइड में ले लेते हैं तो क्या आता है, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 v2। तो अभी इससे हमको क्या मिला, जब दो बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है ना, यहाँ पे देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम, मतलब ए बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम था m1 u1 और बी बॉडी का था m2 इंटू u2, तो दोनों का जो एडिशन है वो इक्वल रहता है। किससे इक्वल रहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम। दोनों का भी जो फाइनल मोमेंटम है ना, ये दोनों के फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहता है। यहाँ पे देखिए m2 इंटू v2 आया है प्लस m1 इंटू v1, ए वाले का m1 इंटू v1 रहेगा फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम अब भी m2 इंटू v2। तो दो बॉडी जब एक दूसरे से टकराती है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो इक्वल रहता है, दोनों का जो टोटल मोमेंटम जो रहता है ना दोनों का मिला के वो इक्वल रहता है दोनों का फाइनल टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब दोनों दो चीज़ टकराते हैं दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम रहता है टोटल इज इक्वल टू दोनों का टोटल फाइनल मोमेंटम, दोनों का एडिशन है। यहाँ पे ये फॉर्मूला में देखिए m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है, जब उन दोनों पे कोई बाहर का फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा होगा। ओके,
अगर इन दोनों पे कोई बाहर का तीसरा फोर्स में अगर किसी कोई में ढकेलने के लिए कोई दूसरा फोर्स आके उस पे और अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वैलिड कब है? जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराते हैं तभी ये चीज़ें वैलिड है। ओके, तो इनका मतलब है कि जो मोमेंटम, जब दो चीज़ें एक दूसरे से इंटरैक्ट होती है तो दोनों का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहता है, ये वो चेंज नहीं होता कभी भी। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ए यहाँ पे अगर हायर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ना, और ये बी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर लोअर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ए बी से टकराएगा ना तो ये बी को थोड़ा वेलोसिटी देगा, उन दोनों में मोमेंटम परिवर्तन होता है। अपना जो मोमेंटम जो है एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तभी मोमेंटम सेम रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, मोमेंटम जो है ए वाली जो वेलोसिटी है अगर फास्ट मूव कर रहा है तो ए बी से जब टकराता है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है और बी का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास तो सेम रह रहा है तो फर्क जो आएगा वो वेलोसिटी में आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियली फास्ट मूव कर रहा है तो इसको वेलोसिटी कम होगी, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली स्लो मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये ध्यान में रखिए। तो इसके बेसिस के ऊपर हम जो गन जो रहता है ना, गन, अगर हम कोई भी गन ले ले तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक बुलेट रहता है, गन के अंदर एक बुलेट रहता है। तो बुलेट जब हम फायर करते हैं इनिशियली, गन का वेलोसिटी क्या है, गन का अगर सपोज हम मास पकड़ लेते हैं m2 है और बुलेट जो है उसके अंदर उसका मास है m1, तो इनिशियली दोनों का वेलोसिटी 0 है, बिकॉज मैं गन को फायर नहीं किया हूं अभी, तो इनिशियली दोनों भी रेस्ट कंडीशन में है। तो गन का वेलोसिटी 0, तो u1 0 आया, u2 0 आया, और बुलेट का जो वेलोसिटी है u1 अगर हमने पकड़ लिया इनिशियल तो वो भी दोनों का वेलोसिटी 0 रहेगा। और अभी जब मैंने ये गन फायर किया, जब मैं ये ट्रिगर खींचूंगा तो क्या होगा, जो बुलेट है वो फास्ट एकदम फायर होगी, उसका वेलोसिटी होगा v1, और जो उसकी वजह से जब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जब बुलेट आगे मूव होती है तो वो गन के ऊपर, जब गन उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करता है ना, स्प्रिंग अंदर का, तो क्या होता है, बुलेट आगे मूव होती है तो, और उसके बाद में जो बुलेट है वो गन के ऊपर रिएक्शन फोर्स देती है, और रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, गन जो है थोड़ा रिकॉइल करती है, थोड़ा पीछे मूव हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी होगी v2। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे मोमेंटम का देखा, इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, उससे हम दोनों का रिकॉइल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द मास ऑफ कैनन इज 500 kg एंड इट रिकॉइल्स विद द स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन। तो कैनन जो है, कैनन मतलब उस कैनन जो है यहाँ पे उसका मास दिया है 500 kg और उसका रिकॉइल स्पीड दिया है 0.25 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का तो हमको फॉर्मूला पता ही है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे सिंपल मोमेंटम पूछा है, कोई वेलोसिटी वगैरह दिया ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, तो मास इनटू वेलोसिटी आएगा। तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मास है 500, रिकॉइल स्पीड है 125 kg मीटर पर सेकंड आएगा। वैसे ही यहाँ पे दो बॉल का टकराव हुआ है, दोनों का मास दिया है 50 ग्राम 100 ग्राम, दोनों का वेलोसिटी दिया है इनिशियली, उसी तरह से आप ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और मेरे बाकी के सब्जेक्ट के भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के लिए भी बना रहा हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस, मैथ्स, और आगे भी बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो देखते रहिए, और वो वीडियोज़ आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।